आज का दो सवाल है, सिर्फ दो सवाल को हम पड़ताल करते हैं। पहले उन दो सवाल के जवाब के अंदर मुझे लगता है कि आपको इससे जुड़ी हुई हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वायरस की दुनिया का हर सवाल का जवाब इसी दो सवालों में मिलेगा। ये दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला सवाल ये है, इफ अ रेबीज डॉग बाइट्स एंड यू कैच द रेबीज, इज द डेथ इनएविटेबल, इज इट डेंजरस? अगर कोई पागल कुत्ता आपको काट ले और आपको रेबीज हो ही जाता है तो क्या मरना तय है? क्या ये खतरनाक है? एक सवाल है। हालांकि आपका ऑब्वियस आंसर क्या होगा? हाँ खतरनाक है, मर ही जाएंगे। ये तो हो गया ऑब्वियस आंसर। क्या लेकिन ये क्या वाकई में ऐसा है? दूसरा सवाल, इन मॉडर्न एलोपैथी ट्रीटमेंट वैक्सीन देते हैं या फिर RIG देते हैं, रेबीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव अगेंस्ट द वैक्सीन, अगेंस्ट द रेबीज, क्या ये इफेक्टिव है? अगर रेबीज हो जाए या पागल कुत्ता या काट ले तो ये वैक्सीन इफेक्टिव है क्या? और क्या ये सेफ है, लगाना चाहिए? तो ये दो सवाल के अंदर छुपे हैं कई सारे राज, और ऐसे राज जो जिसको अगर हमें उसको खोलना है तो आज से 4000 साल पहले से, जब से लिपियां लिखी गई, वहाँ से जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। राइट, जहाँ से लिपियां लिखी गई वहाँ से जर्नी शुरू करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, ये करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लिखे गए थे लिपियाँ, उनमें ये लिखा गया था कि कुत्ते के मुंह में जैसे कोई बीज होती है, कुछ चीज़ होती है, जब वो किसी को काटता है तो वो उससे ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे बीमारी हो सकती है, मौत हो सकती है। ये 4000 साल पहले लिखी गई थी। और ऐसा ये भी एक बेबीलोनिया, जो कि अभी इराक का पार्ट है, 4000 साल पहले यही लिखा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका कुत्ता पागल हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और किसी भी इंसान को काट देता है और वो इंसान मर जाता है, तो आपको करीब 40 शेकल्स देने पड़ेंगे उसके घर वालों को। 40 शेकल का मतलब, 1 शेकल मतलब 10 ग्राम सिल्वर, 800 रुपये। 40 शेकल मतलब कितने रुपए हो गए? 3000 रुपये। तो 3000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो स्लेव है, अगर किसी का गुलाम आदमी को काट लेता है तो गुलाम इंसान के परिवार वालों को 15 से ही काम चल जाएगा। 15 शेकल मतलब हाँ कितना हुआ? 1000-1200 रुपये देने से काम चल जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट से ये पता चलता है कि हाँ मौत तो हो सकती है, तभी जाके ये सारी बात लिखी होंगी। लेकिन इतना कम पैसा देना पड़ेगा, इससे ये भी साबित होता है कि मौत रेयरली होगी। मौत उसी की होगी जिसकी इम्यूनिटी बड़ी ख़राब होगी। खैर ये सारी सोच वाली बात है। 1000 साल पहले 865 to 925 AD के बीच में ये लिखा गया, जो टेक्स्ट आया कि द रेबिड डॉग डज नॉट नो इट्स ओनर, अटैक वॉट एवर इट फाइंड्स, माउथ इज ओपन, टंग इज आउट, आईज आर रेड एंड अदर डॉग रन अवे। कैसे पता लगेगा? इससे एक सवाल का जवाब मिल रहा है आपको कि ये जो कुत्ता है यह काटेगा तो हमें रेबीज हो जाएगा। तो उसके सिम्टम क्या होंगे वो इससे आपको पता चल रहा है, जो आज भी वैलिड है। कि जब आप देखें कोई ऐसा कुत्ता जिसे बाकी कुत्ते भाग रहे हैं, आंखें लाल हैं, मुंह खुला हुआ है, टंग बाहर है और किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए हो सकता है कि ये खतरनाक कुत्ता हो, उसके काटने से आपको रेबीज हो जाए। ये आज से 1000 साल पहले की जो नॉलेज है वो ये है, जो कि आज भी कंसिस्टेंट है। अब हम आज की बात कर लेते हैं। हमें वो दो सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो दो सवाल कौन से? अगर पागल कुत्ता काट ले तो क्या मरना तय है? दूसरा, ये वैक्सीन लगाने से कुछ बचाव हो सकता है? इन दोनों सवाल के जवाब के लिए आपको ले चलता है अमेज़न। ये आज की इस परिस्थिति है। अमेज़न अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे लोग जंगलों में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए, जो रेबीज़ है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है। हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास चमगादड़ नहीं, हमारे आसपास शेर नहीं है, हमारे आसपास तो कुत्ते ही हैं और वही ज़्यादा काटते हैं, उनको काटने की आदत भी है, इसलिए हम कुत्तों पे बात करते हैं, इसलिए समाज कुत्तों में बात करता है। तो इस एरिया में चमगादड़ ज़्यादा हैं। शेर भी काटेगा, उसके अंदर मुँह में भी वायरस हो सकता है, यही वाला, तो शेर के काटने से भी रेबीज़ हो सकता है, ठीक है ना। और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो कि शेर के काटने से या कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, ऑल आर सेम। किसी के मुंह में भी ये सेम वायरस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारा वास्ता किसी शेर से पड़ने वाला है नहीं, इसलिए उस चक्कर में वो वाला पार्ट हटा दिया, ध्यान में नहीं है आप सबका। लेकिन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द डॉग्स ओनली। तो यहाँ चमगादड़ होते हैं, इनका घर आप देख रहे हैं, इस प्रकार घर होता है जिसमें कोई भी चमगादड़ जब ये सो रहे होते हैं वो रात को उड़ के अंदर आ सकते हैं, उड़ के आते हैं और उनके सिर पे बैठते हैं, नाक में बैठते हैं, जहाँ बैठने का मौका मिला, और उनके
बॉडी से ब्लड सक करते हैं, उनका फूड है। और ऐसे में जो चमगादड़ के अंदर जो रेबीज़ है, जो कुत्ते के अंदर होता है, वो उनकी बॉडी में आ जाता है। तो और ऐसे कितने लोग बच्चों में आता है, कितने लोगों में आता है? लगभग 100%। मतलब सारे विलेज को, सबको एक एक बार, दो दो बार तो चमगादड़ ने काटा ही काटा है। और ये जब पाया कैसे, जब ये उनका टेस्ट किया गया, वो क्या टेस्ट है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, मान लो ये एक रेबीज़ वायरस है, ये एक कुत्ता है, इसके मुंह में ये रेबीज़ वायरस है। ये कुत्ता अगर मुझे काटेगा तो ये जो रेबीज़ है, ये जो है, ये मेरे बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मेरे बॉडी में जाएगा, ये तीर यानी कि रेबीज़, तो उस वक्त मेरा बॉडी इस तीर के मुताबिक अकॉर्डिंगली ढाल तैयार करेगी, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हर एक तीर के हिसाब से वो अलग अलग साइज़ का होगा, जो बॉडी खुद ही तैयार करेगी। तैयार कब करेगी? जब बॉडी को ऐसा कोई शक होगा, कोई ऐसा इस तरह का घुसपैठ आ गया है ना। ये ढाल एंटीबॉडी बॉडी तैयार करेगी, ये ढाल इसको रोकेगी, अंदर जाने नहीं देगी, इसको किल करेगी, ख़त्म करेगी, तो बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो और ये जो ढाल है, इसकी वजह से मैं बच जाऊँगा। अब ये ढाल जो है मेरे बॉडी में अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि बॉडी समझता है कि हो सकता है कुत्ता दोबारा काटे या ऐसा कोई और कुत्ता काटे, जो परिस्थिति है, तो ढाल को बचा के रखता है कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय में अगर दोबारा कोई कुत्ता नहीं काटता या रेबीज़ का वायरस नहीं आता, तो ढाल धीरे धीरे बॉडी से ख़त्म हो गया, अब नया नहीं बनाया। तो ये ज़रूरत पड़ने पे कौन सा ढाल कब काम आएगा, डिपेंड करता है कि किस तरह का ये वायरस है, किस तरह की तीर है। वो छोटा तीर है, बड़ा तीर है, मोटा है, राइट। जैसे रेबीज़ के भी 18 प्रकार बना दिए, उस तरह से ढाल का डिज़ाइन बॉडी चेंज करता रहता है, यानी कि एंटीबॉडी चेंज होती रहती है। अब जब यहाँ की बात करेंगे हम, आप स्विच मत करो, आप स्विच मत करो बार बार, इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब जब इन सारे पूरे गांव वालों का बॉडी में जब टेस्ट किया, तो पाया कि सबके बॉडी में ये ढाल रेबीज़ का पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि पिछले कम से कम 3 साल के अंदर तो एक बार तो काटा ही होगा। तो फिर उस पर लिटरेचर बहुत सारे आने शुरू हुए, और ये देखा गया कि इसका नाम दिया एबॉर्टिव रेबीज़, कि बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी ने रेबीज़ को ख़त्म कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, रेबीज़ के खतरे को ख़त्म कर दिया। तो इन जो गांव वाले हैं, ऐसे हज़ारों की तादाद में हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ कोई मरता ही नहीं है रेबीज़ से, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम एनफ होती है कि वो इम्यून सिस्टम उस रेबीज़ को ख़त्म करने के लिए अपना ढाल खुद बनाए, और वो ढाल 3 साल तक तो रहता ही है, फिर 3 साल बाद काटेगा तो बॉडी फिर बना लेगी। और वो ढाल बॉडी में है उन लोगों के, यानी कि एंटीबॉडी है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ समय में उनको उनके बॉडी में रेबीज़ वायरस का अटैक हुआ है। तो इस पे पूरे दुनिया में हज़ारों लिटरेचर्स हैं, हज़ारों। ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कि एबॉर्टिव रेबीज़ सेल्फ हीलिंग, यानी कि ये लोग वैक्सीन वगैरह तो कुछ लगाते नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी ज़िंदा हैं। तो ज़िंदा कैसे हैं? क्योंकि बॉडी हील कर रही है, उसी का ये सबूत है। जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें, रिसर्च पेपर वगैरह, ये सारे स्लाइड्स अगर आपको देखने हैं, बाद में भी bishrup.com/medical superstition में जाएंगे, इस लिंक में जाएंगे, तो ये सारा सबूत आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बोलने का मतलब है कि ये सारा कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, दोबारा तो देख सकते हैं। तो इस तरह ये साबित होता है कि अगर कुत्ता काटे, बॉडी में रेबीज़ गया, तो इंसान की बॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है, और इंसान मरेगा नहीं, वो ठीक ही रहेगा, बॉडी उसकी फाइट कर सकती है। और ऐसे ये सारे अलग अलग रिसर्च पेपर में दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ये अलग अलग रिसर्च पेपर और आ गए, सारे नए नए हैं, ये और आ गए, ये और आ गए कि रेबीज़ इज़ नॉट डेडली, जैसा उसको प्रोजेक्ट किया गया कि इससे इंसान का मरना तय है, ऐसा नहीं है। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जितने रिसर्च पेपर हो सकते हैं, उनमें से थोड़े से रिसर्च पेपर मैंने आपको अभी दिखाए। लेकिन ये रिसर्च पेपर अगर आप ChatGPT में ढूंढेंगे, गूगल में जाके ढूंढेंगे, तो मिलने नहीं वाले, जबकि ये तो रेफरेंस पेपर है ही हैं, किताबों में, जर्नल के अंदर दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ रीसेंट भी हैं, कुछ 5 साल पुराने हैं, कुछ 10 साल पुराने हैं, है पिछले 20-30 साल के अधिकतर रिसर्च पेपर, लेकिन है लेजिटिमेट जर्नल्स के, लैंसेट के हैं, प्लॉस के हैं, BMJ के हैं। लेकिन ये गूगल में नहीं दिखाई देंगे, वो पकड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि वो पकड़ेगा तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इंसान मरता नहीं, जब रेबीज़ से काटता है तो मरता नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर खुद की भी एक हीलिंग पावर होती है, उसी से वो ठीक होता है। तो पहला सवाल जो आपका है कि रेबीज़ का अगर काट ले, रेबीज़ हो जाए तो क्या हम मर जाएंगे? द आंसर इज़ नो, ज़रूरी नहीं, आप नहीं मरेंगे।
चांसेस है कि आप नहीं मरेंगे, क्योंकि ये जितना डेडली बताया गया उतना डेडली है नहीं। और ये वो लोग हैं जिनको काटा था, जिन लोगों ने इसके बाद कुछ नहीं कराया, बस खून साफ कर दिया, हो गया काम, उतने में ही वो ठीक हैं। और ये लगातार है। तो जो एक मिसकंसेप्शन दिमाग में बढ़ रहा है कि रेबीज हमारे लिए डेडली ही है, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो रेबीज फायदेमंद भी पाया गया। ये देखा गया कि जिनको रेबीज के कुत्ते ने काटा उसके बाद उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ गई। अब आप में से कुछ लोग ढूंढेंगे कहाँ कुत्ता रेबीज का है ना। तो खैर इस बारे में, इस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, इसको कभी और बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम रेबीज की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए जो कोई वायरस होता है उसके लिए आपकी बॉडी आपका घर है ना। तो अपनी घर को वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा, वायरस की ये प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उसके बाद कुछ उल्टा सीधा क्या किया, उस पर आते हैं कि आपने रेबीज का वैक्सीन लगाया। तो अब रेबीज का वैक्सीन लगाने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो वायरस घुस गया है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। इसका सबूत आपके सामने है कि अब ये देखा गया है कि रेबीज का जो वैक्सीन है वो 100% फेलियर है। ये 2016 का है, ये 1993 का है। रेबीज के वैक्सीन्स पे जितने रिसर्च हुए हैं उनसे साबित होता है कि रेबीज का वैक्सीन 0% काम करता है। 0% सबूत आपके सामने। और ऐसा कोई एक सबूत नहीं है, ऐसे बहुत सबूत हैं। ये फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन कि वो काम ही नहीं करता, वो उतना ही काम करता है जितना काम ये मेरा ये नींबू और ये टोटका करता है, बस इससे ज़्यादा नहीं काम करता। राइट, ये है, दिस हाउ इट इज। और बल्कि रेबीज के वैक्सीन से रेबीज हो जाती है, ये रहे सबूत। रेबीज के वैक्सीन से रेबीज क्यों हो जाती है? क्योंकि रेबीज के वैक्सीन में होता क्या है, हालांकि इसमें HPV लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये रेबीज का वैक्सीन है। अब इससे होगा क्या कि जब इसके अंदर भी रेबीज का ही अंश है, वायरस ही इसके अंदर, उस वायरस को बॉडी में भेजा जाता है। अब ये साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कुत्ता है, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये रेबीज का वैक्सीन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। और एक तीर लाना, इधर रखो है ना, ले आओ। ये कुत्ता रेबीज वाला, इसने मुझे काटा, तो ये मेरे बॉडी में रेबीज का वायरस घुस गया। इसको मैं जेब में घुसा देता हूँ, है ना। ये इसने मुझे काटा, ये दे दो ना, तो हाँ घुस गया। अब मैं पैनिक हो गया, चोट भी लगी, खून भी टपका, रेबीज का मेरे बॉडी में है। डॉक्टर पास गए, डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरे पास एक वैक्सीन है, इसके अंदर भी ऐसा ही एक और वायरस घुसा हुआ है, एक तो घुस ही गया, दूसरा भी घुसा दो। और फिर बोलेगा, ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये घुसेगा तो आप ठीक होंगे। सोच के देखिए, एक वायरस ऑलरेडी मेरे बॉडी में घुसा हुआ है और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, अब ये भी घुसा हुआ है। तो क्या दोनों के घुसने से अब मेरे मरने के चांसेस कम हो जाएंगे? कैसे हो सकता है? एक ऑलरेडी घुसा हुआ है, एक कुत्ते ने घुसाया, एक उस पागल डॉक्टर ने घुसाया, ऊपर से बोल रहे हैं कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कैसे हजम हो रहा है आपको? क्या लॉजिक है इसका? कैसे हजम हो सकता है ये बात कि जो चीज को से ठीक करना चाहते हैं वो एक और घुसा दो तो इंसान ठीक हो जाता है? ये लॉजिक है, ठीक है ना। तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन के अंदर वही चीज है जो उस कुत्ते ने आपके बॉडी में घुसाया है, ठीक है ना। तो और ये मान भी लिया हमने, ठीक है ना। और मुझे पता है कि अभी आप लोग छोड़िए जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, अभी अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, कुत्ता काटेगा, तब आपका दिमाग फिर शून्य हो जाएगा, फिर भी आप लगाएंगे। आस्था वाली बात याद रखिए, मानवता की अगर बात करें, इंसान में आस्था ऊपर आता है, इंटेलिजेंस नीचे आता है। पहले वो आस्था पे जाता है, इसलिए सर्वनाश होता है, इसीलिए गड़बड़ होती है, इसलिए ये सब ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेबीज वायरस क्यों, वैक्सीन क्यों फेल होती है, कोई वैक्सीन क्यों फेल होती है? क्योंकि वैक्सीन का साइंस ये है कि जिस चीज़ से आपको बचाना है वही चीज़ एक और घुसा दो, वो इसके अंदर बंद है। और फिर इससे ये लॉजिक है कि जब ये वाला था ना जो मैंने यहाँ से निकाला था, हाँ, जब ये वैक्सीन से आएगा तो इसके अगेंस्ट बॉडी ढाल बनाएगा और ये ढाल इसको रोकेगी। जब ये घुसी के अंदर तो तब भी तो बॉडी ढाल बनाएगा ना। एक और घुसाने से आप बॉडी थोड़ा ना सोचेगा आप दो आ गए, आप तो बनाना ही पड़ेगा ढाल, एक आएगा तो नहीं बनाऊंगा, या तो ऐसा कुछ हो। तो ये समझना पड़ेगा, जब कुत्ते ने आपके बॉडी में ये रेबीज डाल ही दिया है तो तभी बॉडी एक्टिवेट हो गया अपना ढाल एंटीबॉडी बनाने के लिए। एक और एडिशनली एक और अगर हम वायरस डाल देंगे तो उससे बॉडी की स्पीड ढाल बनाने की
बढ़ेगी नहीं, उल्टा अब बॉडी में ज़्यादा वायरल लोड है, जिससे बॉडी को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए और मुश्किल हो जाएगी। और ऊपर से ये बात है कि इस रेबीज वैक्सीन के अंदर, फॉर दैट मैटर किसी वैक्सीन के अंदर ऐसे कई सारे केमिकल्स होते हैं, मर्करी होता है, एल्युमिनियम होता है, बहुत सारे एनिमल प्रोटीन होते हैं, जैसे सूअर का मीट, गाय का मीट होता है, जो बॉडी ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है। यानी कि अभी तो मेरा बॉडी सिर्फ वायरस से लड़ रहा था, अब इसके अंदर दिए गए जो पॉइजन है उससे भी लड़ना पड़ रहा है। और अब जब इंसान मर जाएगा तो बोलेंगे कि वैक्सीन लगाने में देरी कर दी इसने। आपने सुना होगा कि वैक्सीन लगाया और फिर मर गया, अरे तो वैक्सीन लगाने में देरी कर दी, 4 डोज लगाने थे 2 ही डोज लगाए, कोई ना कोई बहाना मारेंगे, है ना। तो ये लेकिन सच ये है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ले जाओ, कि फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन जब भी इन पे ट्रायल किए गए तो उसमें ये साबित हुआ है। और ये 1-2 ट्रायल नहीं है, ट्रायल पे ट्रायल है, राइट, रिसर्च पे रिसर्च पेपर्स हैं, पुराने हैं, नए हैं, आपकी आंखों के सामने, कि रेबीज की वैक्सीन जो है वही रेबीज बना देती है। मान लो ये कुत्ता है, इस कुत्ते ने मुझे काटा और इसके मुंह में ये रेबीज का वायरस है ही नहीं इसके मुंह में। अब मैं डॉक्टर से चला गया तो डॉक्टर क्या करेगा, वैक्सीन डाल देगा। तो कुत्ते की वजह से वायरस मेरे बॉडी में नहीं आया, वो पागल डॉक्टर की वजह से मेरे बॉडी में वायरस आ गया। समझ रहे हैं आप? तो कुत्ते ने नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान आप पहुंचेगा जब वैक्सीन ले चुके होंगे। इसको थोड़ा इधर रख दो, जरूरत पड़ती रहेगी, ये वैक्सीन के मॉडल को इधर रख दो। तो ये समझना पड़ेगा लॉजिकली कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा आगे में, ये थोड़ा इधर रख दो, कुत्ते के पास रख दो, उस तरफ। ये समझना पड़ेगा आपको कि जब अब इंसान मरेगा तो हो सकता है, अधिकतर चांस है कि कुत्ते के मुंह में वो वायरस हो ही नहीं। लेकिन आप तो घबराए हुए, और मैंने तो आपको बताया था कि इंसान जब डर जाता है तो उसे लूटना आसान हो जाता है। तब तो वो डरा दिया तो हॉस्पिटल छत से कूद सकता है, या अपने पिताजी का लाश हॉस्पिटल पड़ा है तो पड़े रहने दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। नौकरी छूट गई, मास्क लगा के घर पे दुबक के बैठ सकता है, या 2 पॉइजन जानते हुए भी लगा सकता है। इंसान को डरा देना चाहिए, तो वो डर का व्यापार है। जबकि असलियत ये है कि रेबीज़ वैक्सीन से ही रेबीज़ हो सकती है या होती है। और क्योंकि इसके अंदर डेथ बाय रेबीज़ वैक्सीन, इसके अंदर बीफ का, पॉर्क का मीट, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में जिलेटिन, वहाँ बीफ नहीं लिखा रहेगा, वर्ड पॉर्क नहीं लिखा रहेगा, सुअर का मीट ऐसा नहीं लिखा रहेगा वैक्सीन के, उसमें जिलेटिन लिखा रहेगा। अब जिलेटिन तो यही होता है ना, लेकिन एक ऐसा शब्द लिख दिया जो आपको लगता है होगा कोई केमिकल, क्या पड़ताल करता है। अब जरा सोच के देखिए कि आप क्या चाहेंगे कि आपके बॉडी के अंदर कोई गाय का मीट का कोई अंश हो, कोई सुअर का मीट का अंश हो, स्पेशली तब जबकि हमें पता है इससे कुछ फायदा तो है नहीं, नुकसान है। और वो जो एनिमल प्रोटीन जब बॉडी में ब्लड के बहाया जाता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर होता है कुछ लोगों के लिए, एंड वो ऑटो इम्यून डिजीज से फेटल हो जाता है मामला कभी कभी, और इंसान की मौत हो जाती है, वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ। लेकिन अब सारा का सारा दोष किस पे आ गया, वो कुत्ते ने काटा था ना उस वक्त, जिसकी वजह से ये हो गया, राइट, बोल दिया है ना। तो ये रेबीज वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन, ये और भी कुछ रिसर्च पेपर आपकी आंखों के सामने हैं, डेथ बाय रेबीज और रिसर्च पेपर हैं। और अब ये सारे रिसर्च पेपर वो हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि इवन जानवरों को भी रेबीज की वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अपने कुत्ते को हर 2-3 साल में लगाते हैं ना आप, तो जो असर आपके बॉडी में आ रहा है वही एडवर्स रिएक्शन जानवरों में आ रहा है। लेकिन जानवरों की जो एडवर्स रिएक्शन है उसकी रिपोर्टिंग और इंसान में एडवर्स रिपोर्टिंग की रूटीन जो रिपोर्टिंग है वो ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड। ये कई सारे पेपर्स हैं जिसमें यही मुद्दा उठाया गया कि इंसान को जो रेबीज़ के वैक्सीन से, या जानवरों को भी जो रेबीज़ के वैक्सीन से नुकसान हो रहा है, उसे रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, वो अंडर रिपोर्ट किया जाता है, जिससे आपको लगता है कि सेफ ही होगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो रिपोर्ट होता। और इसके कितने सारे एविडेंसेस हैं जो आपकी आंखों के सामने आप अभी देख ही रहे हैं, राइट। ये एविडेंसेस हैं, ये नेक्स्ट एविडेंस अगर मैं लिस्ट करने सकता हूँ तो ये दिखाने में ही आज का 2-3 घंटे निकल सकते हैं। मैंने थोड़े थोड़े एविडेंस डाले हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, राइट। तो इसीलिए अमेरिका में तो ये लॉ भी है, मेडिकल एग्जम्पशन क्लॉज इन रेबीज लॉ, कि अगर चाहे एनिमल लवर या कोई डोमेस्टिकेटेड अपने कुत्ते को रेबीज का वैक्सीन ना लगाए, क्योंकि उनको पता है इससे फ़ायदा कुछ है नहीं, नुकसान और है, तो
तो वो लॉ भी है कि एग्जम्पशन भी मिल सकती है, लॉ के अंदर प्रोविजन इसलिए कर दी गई है, और ये प्रोविजन कोई आज की बात नहीं, बहुत पहले से ही है, राइट। तो जिसके ये सारे सबूत हैं जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वहाँ लोग थोड़े ज़्यादा जागरूक हैं और वो जाके क्लेम करते हैं कि मेरे डॉग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के वैक्सीन हम अपने डॉग को नहीं लगाएंगे। उस तरह के वैक्सीन लगाएंगे तो डॉग को तो फ़ायदा नहीं, नुकसान है। और तब भी अब क्या है कि ये डॉग है, इसके बॉडी में रेबीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं रेबीज़ का वायरस वैक्सीन लगा दूंगा तो रेबीज़ के बॉडी में गया कि नहीं गया, चला गया ना। अब ये जब काटेगा तो ये जो काटेगा वो जो रेबीज़ जो मेरे बॉडी में आ रहा है वो इसके बॉडी से, वो ओरिजिनली कहाँ से आया था, वो यहाँ से आया था। आप ये आपका टॉमी है, डॉक्टर पास ले गए, डॉक्टर रेबीज़ का वैक्सीन लगाओ, डॉक्टर ने ये वैक्सीन लिया और ये रेबीज़ इसके बॉडी में ले लिया। आप इस डॉग को लेके आ गए घर पे, तो आप कौन से वाले डॉग को लेके आए, रेबीज़ वाले डॉग को लेके आए घर पे, राइट। और आप सोच रहे हैं कि प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब जब ये काटेगा तो इसके मुंह से रेबीज़ का जो वायरस आपके बॉडी में जाएगा वो पहले ओरिजिनली नहीं था, लेकिन आप ही डॉक्टर की दुकान से अपने इसके बॉडी में डलवा के लाए हैं। और अब भी आप सोचते हैं कि भाई डॉग कुत्ते को तो लगाना ही चाहिए वैक्सीन, ठीक है ना। तो ये इस साइंस को समझना होगा। तो अब यहाँ पे जब ये बात पोल खुलने लगी कि वैक्सीन, रेबीज़ के वैक्सीन से कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है, ये जब पोल खुलने लगी तो फिर एक नई मुहिम छेड़ दी, एक नया स्कीम आ गया। और वो स्कीम आ गई कि वैक्सीन के साथ साथ RIG भी लगाना पड़ेगा, तभी इंसान बचेगा। RIG मतलब रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन की वैक्सीन। तो आप वो लगाओ, वैक्सीन लगाने से बॉडी में क्या आया, रेबीज़ वायरस आया, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसा करो, एक और इंजेक्शन लगाओ, ये ढाल भी आप बाहर से अंदर ले लो, इसे कहते हैं एंटीबॉडी। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी किसका होता है, ये घोड़े का होता है, कि घोड़े के बॉडी से एंटीबॉडी इकट्ठा कर लिया, इंजेक्शन में डाल लिया, और ये घोड़े का एंटीबॉडी आपके बॉडी में घुसा दिया और वैक्सीन से वायरस भी घुसा दिया। तो ये वायरस वैक्सीन से आया और एंटीबॉडी घोड़े से आ गया। ये दोनों बॉडी के अंदर है। हम सोच रहे हैं ये दोनों मिलके आपस में हमारी बॉडी को ठीक कर देंगे, यही सोच है ना, सोच तो यही है। डॉक्टर तो यही बोल रहा है कि ये वायरस वैक्सीन से मैं डाल दूंगा और एंटीबॉडी का एक और इंजेक्शन है, ये घोड़े का बॉडी से लिया है, ये भी आपकी बॉडी में डाल दूंगा। अब ये प्रोटेक्ट करेगा आपको वायरस को आगे बढ़ने से। ये थ्योरी है जो कि अभी 2009 का ये मैनुअल है, मैनुअल ऑफ रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि यहाँ पे रिलीज़ की गई देश में 2009 में। यानी कि वैक्सीन लगाओ, साथ में ये ढाल भी लगा दो। यानी कि पहले तो फिर भी वैक्सीन से उतना नुकसान नहीं होता, थोड़ा बहुत चांसेस है बच जाने के। अब तो ये ढाल भी अंदर चला गया तो अब तो अंदर तांडव भी होने वाला है, घोड़े का। वो भी सोच के देखिए, आपके खुद का नहीं है, घोड़े का है, ठीक है ना। तो मतलब फिर हम सोचते हैं कि भाई ये साइंस है। तो यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, ये बात सारे वायरस के लिए या सारे इन्फेक्शन एजेंट के लिए, कि जब भी कभी कोई इन्फेक्शन बॉडी में जाता है, उस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपका बॉडी एक एंटीबॉडी बनाता है। क्लियर है ना। वो एंटीबॉडी, ये ढाल है, वो ढाल का जो डिज़ाइन है वो उस वायरस से स्पेसिफिक होता है, उसी के लिए बनता है, थोड़े दिनों के लिए बनता है। वो बॉडी अपने सूझबूझ से बनाता है, लेकिन वो तभी बनाएगा बॉडी जब बॉडी को कोई चैलेंज करेगा, उस तरह का इन्फेक्शन बॉडी में आएगा तभी बनाएगा। और कहाँ बनाएगा, बॉडी के हर हिस्से में बनाएगा, जहाँ भी उसकी ज़रूरत है वहाँ बनाएगा। अब ये घोड़े का एंटीबॉडी अगर बॉडी में चला भी गया तो कहाँ से गया, ब्लड से गया ना। ब्लड से गया तो बॉडी, पूरे बॉडी में घोड़े का एंटीबॉडी घूम रहा है, राइट। मान लेते हैं ये आपको ठीक कर देगा, या ये एंटीबॉडी वैसे ही काम करेगा जैसे हमारी बॉडी की खुद की एंटीबॉडी काम करे, मान लेते हैं। लेकिन एक और बात आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS, यहाँ पे एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, पता है ना। हमारे जो ऑटिज्म वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर है। और ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर बॉडी में सर्कुलेट होने वाली एंटीबॉडी एंटर नहीं कर सकती। क्लियर है बात। यानी लेकिन वायरस एंटर कर सकता है, रेबीज़ का वायरस। तो रेबीज़ का वायरस तो आपके ब्रेन में घुस गया, लेकिन रेबीज़ के लिए जो डॉक्टर ने घोड़े का एंटीबॉडी डाला वो तो ब्लड ब्रेन बैरियर ने रोक दिया। यानी कि ये हुआ कि ये एंटीबॉडी काम ही नहीं करेगी। वैसे भी रेबीज़ का वायरस जो है वो ब्रेन में ही ज़्यादा जाके अटैक करता है और ब्रेन में ये घुस नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए
ये जो RIG है, जो पिछले 10 सालों में ज़्यादा भारत में फैलाया गया, हालांकि अभी भी 10% जगह पे, फॉर्चुनेटली बहुत कम जगह पे है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसका नुकसान है, अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, ये थोड़ा साइंटिफिक बात है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर वहाँ पे रेबीज का वायरस या कोई वायरस जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन जाएगा, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपना इम्यून सिस्टम सक्षम है उसी वक्त वहाँ पे ही एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है, तो क्योंकि वहाँ पे किसी और बॉडी के एंटीबॉडी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये बात समझना पड़ेगा, और ये बात समझने के लिए आपको ये रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये समझा कि भाई हमारी बॉडी, दो बात हमने थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश की कि रेबीज़ अगर आपकी बॉडी में आ गया तो ज़रूरी नहीं कि आप मर ही जाएंगे, और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं देश दुनिया के, लोगों को मौत नहीं आती, ये बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, उतना डेडली है नहीं। लेकिन हाँ, आपने अगर वैक्सीन लगा लिया, RIG लगा लिया, तो आपके मरने के चांस बढ़ जाएंगे। अब आता है जो अभी तक का जो ट्रेडिशन है, इस हॉल से बाहर निकल के किसी से पूछिए कि वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं, वो क्या बोलेगा? कुत्ते ने काट लिया सर क्या करूं, वो क्या बोलेगा? जाओ भाग के अभी वैक्सीन लगा, ये बोलेगा ना। क्यों बोलेगा? उसे लगता है कि इससे इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि ये साइंस है, साइंस ही बता गया ना वैक्सीन। साइंस क्या होता है, इफेक्टिवनेस का डेफिनेशन क्या है, साइंस के हिसाब से वो डेफिनेशन ये है कि अगर ये आपने कोई वैक्सीन बनाया और आपको ये साबित करना है, या दवाई बनाई है और आपको ये साबित करना है कि ये दवाई वाकई में कारगर है किसी भी एक बीमारी के लिए, किसी भी एक इन्फेक्शन के लिए, तो उसके नियम ये रहे कि कम से कम 25 एनिमल्स पे या इंसान पे वो ट्रायल होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें वो नई दवाई होगी, कंट्रोल ग्रुप जिसमें कोई दवाई नहीं होगी, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप, ये उल्टा हो गया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कम मृत्यु होनी चाहिए और कंट्रोल ग्रुप में ज़्यादा मृत्यु होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 15% से कम मृत्यु होनी चाहिए और कंट्रोल ग्रुप में 80% से ज़्यादा मृत्यु होनी चाहिए। मतलब कि मान लो ये दो ग्रुप हैं, मैंने एक नया वैक्सीन बना दिया और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये वैक्सीन आपको वायरस से बचाएगी, तो एक ग्रुप को, दोनों ग्रुप को एक ही तरह की बीमारी है, तो इस वाले ग्रुप में 25 लोग होने चाहिए, इसमें कम से कम 25 लोग होने चाहिए, और जिसमें कुछ भी इंटरवेंशन नहीं किया उसमें ज़्यादा लोग मरने चाहिए, 80% से भी, और जिसमें इंटरवेंशन किया, मैंने नई दवाई ट्राई की, उसमें 15% से कम लोग मारे जाने चाहिए, और ये पूरा ट्रायल कम से कम 90 दिन का होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन में फुलफिल किए तभी ये अप्रूवल, तभी माना जाएगा सही मायने में कि हाँ ये वैक्सीन या ये दवाई कारगर है। लेकिन क्या ऐसे ट्रायल हुए हैं? क्या पूरे दुनिया में जब से भी ये रेबीज वैक्सीन आया है एक भी ऐसा ट्रायल हुआ है? एक भी ट्रायल नहीं हुआ। सुन के आपको शॉकिंग लग रहा है कि इतना बोला जाता है वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, टीका लगाओ, टीका लगाओ, कुत्ते ने काट लिया, हमें लगता है ट्रायल तो हुए ही होंगे ना, तभी तो उसका प्रूफ किया होगा ना। जबकि सच्चाई ये कि एक भी ट्रायल नहीं हुए हैं, सिर्फ एक ट्रायल हुआ है, और ये ट्रायल भी कब हुआ है? इसका 2016। जबकि ये टीका कब से सुन रहे हैं आप? जब से मैं पैदा हूं तब से मैं सुन रहा हूं, कुत्ता काटेगा तो आपको टीका लगाना, पेट में लगाना पड़ेगा, 14 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बचपन से सुन रहे हैं हम। जबकि इसका ट्रायल इस तरह का एक भी नहीं हुआ। एक हुआ वो आपके आंखों के सामने है, और इस ट्रायल में सभी को, ये चूहों पे हुआ, और एक कंट्रोल ग्रुप में 7 चूहे थे जो कि 25 से कम आंकड़ा है, और इनको भी रेबीज का वायरस उनके बॉडी में घुसा दिया। और फिर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसमें RIG और वैक्सीन, राइट, इसमें 10 चूहे थे, इनके बॉडी में पहले वायरस डाल दिया। अब जो कंट्रोल ग्रुप है, यानी कि जिनको कोई दवाई नहीं देनी है, उनको दवाई की जगह सलाइन दे दिया गया, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनमें वैक्सीन और RIG दे दिया गया, है ना। अब देखा गया कि देखते हैं जिनको हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया उन चूहों में कितनी डेथ होती है, और जिनको हमने वैक्सीन भी दे दिया, ये ढाल भी दे दिया, उनमें कितनों की मौत होती है, ये देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 डे, यानी कि पहले दिन उनको ये बॉडी में वायरस डाला गया, डे 1 में उनको या तो वैक्सीन दिया गया या कुछ नहीं दिया गया, जो कंट्रोल ग्रुप है। अब तीसरे दिन फिर सलाइन दिया गया या वैक्सीन दिया गया, और 35 दिन का ट्रायल था ये, 34 डेज, नॉट 35 डेज। तो 35 दिन बाद ये देखना था कि जो कंट्रोल ग्रुप जिनको कुछ नहीं दिया गया उनमें कितने चूहे बच गए, कुछ नहीं देने के बाद भी, और जिनको सब कुछ दिया गया उनमें कितने चूहे बच गए।
कब देखना था? 35 दिन के बाद। 35 दिन में उन सारे चूहों को मार दिया गया। ये सोच के क्यों मारा गया उसका यहाँ पे रेफरेंस आप देखेंगे, पढ़िए इसको। द रिसर्चर euthanized them by cervical dislocation because mice at that stage are predicted to die within 24 hours of rabies infection। कि उनको ये लगा कि 24 घंटे के बाद तो ये मर ही जाएंगे, कंट्रोल ग्रुप वाले जिनको कुछ नहीं दिए अभी मार देते हैं। ये इनकी एक्सप्लेनेशन है। जबकि होना ये चाहिए कि उनको नेचुरल डेथ होती है क्या वायरस की वजह से वो अपने आप मरते हैं क्या? इस तरह का ट्रायल नहीं हुआ। ट्रायल में खुद ही मरने से पहले ये ज़रूर है कि कोई वायरस आएगा तो बीमार पड़ेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उससे मौत ही हो जाएगी। तो इस ट्रायल को आप पढ़ेंगे, ये बड़ा ही रेपुटेड जर्नल है, प्लॉस में आया है। तो इस जर्नल के अगर आप हेडिंग को पढ़ेंगे तो लगेगा कि वैक्सीन से फ़ायदा है, लेकिन अंदर घुस के पढ़ेंगे तो ये पाया जाएगा, हेडिंग में पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा कि भाई जो कंट्रोल ग्रुप के सारे चूहे मर गए और जो वैक्सीन वाले ग्रुप के कोई चूहे मरे नहीं। लेकिन अंदर घुस के पढ़ेंगे तो आएगा कि मरे कहीं के कोई चूहे नहीं, बस बाद में 34 डे में डिसाइड किया कि हम इसको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि हमें क्यों मार देते हैं तो ये साइंटिफिक वर्जन लिखे, हमें अगर और डिटेल में पढ़ेंगे हमें उनका तड़पना देखा नहीं गया इसलिए मार देते हैं उनको। जबकि हर साल इस तरह के एक्सपेरिमेंट में करीब 20 करोड़ चूहों का इस्तेमाल होता है, 20 करोड़ हर साल, राइट। और यहाँ पे वो अपना इमोशनल दिखा रहे हैं कि उनको हम आज़ाद कर दिया हमने कि तू कल मरेगा मैं आज ही मार दूंगा। तो ये रिसर्च है। अगर आपको कोई ये समझाए इस हॉल के बाहर जाने के बाद कि वैक्सीन से फ़ायदा होता है, आप अगर उनको बोले एक रिसर्च पेपर लाके दिखाओ तो अगर हद से हद वो ये वाला लाके दिखाएंगे। और इसका क्या हाल है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। और कुछ नहीं दिखाएंगे, ये दिखा देंगे, राइट। तो जो बेस है, जो फाउंडेशन है कि कुत्ते के काटने से वैक्सीन लगाना चाहिए, वो फाउंडेशन इतना मजबूत है, इतना कमज़ोर है, वो आपकी आंखों के सामने है, राइट। तो अब इस सवाल पे अगर दोबारा हम आ जाते हैं कि जो अभी तक हमने समझा कि रेबीज़ के अगर कुत्ता काट ले तो क्या डेथ इनएविटेबल है? द आंसर इज़ नो, राइट। क्या ये डेंजरस है? आंसर इज़ नो। खतरनाक भी नहीं है, डेथ इनएविटेबल नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो कोई साइकिल से गिर के भी मरते ही हैं, कभी कभी अपने अखबार में पढ़ा होगा, वो एक तुक्के वाली बात है, राइट। लेकिन अपने आप में जितना खतरनाक इसको प्रोजेक्ट किया उतना खतरनाक नहीं है, ताई इसमें डेथ हो ही जाएगी ऐसा भी नहीं है। और दूसरे सवाल का जवाब, क्या वैक्सीन और RIG इफेक्टिव है? द आंसर इज़ नो। कुछ नहीं करेगा। क्या ये सेफ है? द आंसर इज़ नो। सेफ नहीं है, ये डेंजरस है, उल्टा आपका चांसेस मरने के, बीमार पड़ने के अधिक हो जाएंगे अगर आपने वैक्सीन लगाया था तो ये अभी तक का है। तो अब आपके दिमाग में तीसरा सवाल आ रहा होगा, तो अगर कुत्ता काट ले तो करें क्या? ये तो पता चल गया क्या नहीं करें, लेकिन अब ये पता करना कि हम करें क्या। तो इस पे आने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कुत्ता काटेगा तो होगा क्या। कुत्ता काटेगा तो दो तरह की बीमारियां होंगी। एक तो बोलते हैं एनसाइफिलाइटिस। एनसाइफिलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन में इन्फ्लेमेशन। ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होने से जो जो चीज़ आपको हो सकती हैं वो सारी आपको दिक्कतें होंगी। और दूसरा पैरालिटिक सिम्टम, आपकी बॉडी के मांसपेशियां काम करने बंद जाए, अगर कम कर दें या बंद हो जाए तो क्या होगा? हाँ, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे, हाथ से उठा नहीं पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप इधर उधर मुड़ नहीं पाएंगे। तो ये दो तरह के सिम्टम हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा होंगे, लेकिन ये दो कैटेगरी है। तो ब्रेन में अटैक करेगा या आपके मसल्स में स्पैज़म हो जाएगा, उसमें अटैक करेगा। अधिकतर लोगों को ब्रेन में ही होता है, जिनको होता, हर एक को होता भी नहीं है। और उसमें फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, हाइड्रोफोबिया हो सकता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर, यही मतलब हुआ ना उसका। एक्चुअली वो पानी से डरते नहीं है, अब स्पाज्म है, कुछ भी निगल नहीं पा रहे हैं और निगलने के लिए कुछ दे रहे हैं, और जब निगल नहीं पा रहे हैं तो दर्द हो रहा है, तो कुछ भी खाने पीने से डरते हैं। लेकिन हाइड्रोफोबिया वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि पहले के ज़माने में ये इसी चीज़ को यूज़ करते थे, जो एंशिएंट टेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ। तो आप प्रचलन में ये कि पानी से डरने लगता है कि अगर सामने पानी रख दे तो वो घबरा के भौंकेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ खाने पीने से उसको दर्द होता है तो उस दर्द से उसको डर लगता है, इसलिए वो खाने को पीने को दूर रखता है। तो समझना पड़ेगा, नाम भले ही हाइड्रोफोबिया है, बट लिटरल मीनिंग ऐसा नहीं कि वो पानी देखेगा तो वो डर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ही वो मसल स्पैज़म होगा, सीजर होगा, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, राइट। और ये और सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं अगर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए।
और ये पैरालिटिक रेबीज जो 20% लोगों को होगा, तो पैरालिटिक रेबीज से आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हमारे चेस्ट में पैरालिसिस हो जाएगा तो हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाएगी, हाथ में हो जाएगा तो हाथ की मूवमेंट कम हो जाएगी, इस तरह से ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। तो इस तरह से पहचान होती है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई सारी और बीमारियां हैं जिस बीमारी में भी यही वाले सिम्टम होते हैं। कई सारी और बीमारियां, जैसे अभी जो मैंने बताया उसके रेफरेंस पेपर ये हैं, ये सारे रेफरेंस पेपर हैं। ये कई सारी और बीमारियां हैं। एनसाइफेलिटिस अपने आप में एक बीमारी है, गुलियन बेरी सिम्टम अपने आप में बीमारी है, एक्यूट साइकोसिस बीमारी है। अगर किसी का सोडियम लेवल बहुत हाई लो हो जाए या फिर थायराइड का डिसऑर्डर काफ़ी हद तक चला जाए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इनमें से कोई बीमारी होगी तो भी वही वाले सिम्टम होंगे जो सिम्टम अभी आपने रेबीज के लिए देखे हैं। क्लियर होगी बात, है ना? तो जब रेबीज किसी को बोलते हैं इसको तो कुत्ते ने काटा था, अब ये इसको रेबीज हो गया, तो उसके लिए कोई डायग्नोस्टिक नहीं है इन बिटवीन। आधार क्या है? उससे पूछेंगे क्या कभी अपने आपको पास में कुत्ते ने काटा था? कोई बोलेगा मैं 10 साल पहले काटा था। डॉक्टर बोल देगा वही वो जो कुत्ते ने काटा था ना, उसकी वजह से आज रेबीज हो गया। ऐसे होता ना कि आपके दिमाग में ये इमेज है कि एक बार रेबीज बॉडी में घुस गया तो वो 10 साल बाद भी जग सकता है, सो गया होगा। जबकि असलियत क्या है कि कुत्ता तो हम में से सभी को इंक्लूडिंग मी कभी ना कभी काटा ही होगा। और कभी अगर हमें कोई और बीमारी हो जाती है और ये सिम्टम देख के और डॉक्टर को पता चल जाता है कि 10 साल पहले 20 साल पहले इसको कुत्ते ने काटा था, तो क्विकली दोनों को रिलेट कर देगा, क्योंकि इसके बीच की कोई डायग्नोसिस है नहीं। भारत में बीच में डायग्नोसिस नहीं कि टेस्ट करके बताएंगे कि रेबीज का वायरस है कि नहीं है, क्योंकि रेबीज का वायरस होगा तो कहाँ होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ पे आपका कोई भी चीज़ सिरिंज वगैरह कुछ पहुँचेगा नहीं। वो तो तभी वो टेस्ट हो पाएगा जब उस इंसान को मार दिया जाएगा, तब वो फ्लूइड निकलेगा, तभी जाके टेस्ट होगा। तो आधार क्या है? सिम्टम। लेकिन ये वाले सिम्टम तो और बीमारियों के भी है। तो मान लो आपके पास कोई थायराइड का पेशेंट आ जाता है और तब भी यही वाले सिम्टम होंगे, और आप पूछें, वो बोलेगा हाँ बचपन में एक बार खरोंचा तो था, अरे ये उसी का है। तो इसे बोलते हैं सुपरस्टिशन। जबकि असली बात यह है कि नो एविडेंस ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन, कि ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि वायरस आपके बॉडी में लंबे समय तक सो गया है। जो भी होना होगा 1 हफ्ते में होकर निपट जाएगा। अगर तो सिम्टम आने तो 1 हफ्ते में आ जाएंगे, और सिम्टम नहीं भी आने तो भी 1 हफ्ते में निपट गया, अब खेल खत्म। तो यहां पे ये समझना पड़ेगा, जो एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपको कुत्ते ने काटा, जो मरना जीना जो भी उस कुत्ते की वजह से हुआ वो 1 हफ्ते में निपट जाएगा। या तो सिम्टम आ जाएंगे, या सिम्टम नहीं आए तो बॉडी ने इम्यूनिटी ने अपना काम कर दिया। सिम्टम आ गए तो भी बॉडी की इम्यूनिटी काम कर रही है। ये जो एक सुपरस्टिशन बोलूंगा कि कुत्ते ने राइट, जो भी होना है तभी होगा या नहीं होगा, 1 हफ्ते का खेल है। तो अब करना क्या, इस पे हम आ रहे हैं कि जो मैंने अभी बताया उसके एविडेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट टू डू नाउ, अगला करना क्या है। तो 7 डेज एंटी रेबीज प्रोटोकॉल। अगर आज के बाद किसी कुत्ते ने काटा, मान लो पागल कुत्ता ही ने काट लिया, तो अब इसके अभी आप लोग बाहर जाएंगे, और बाहर भी मैं 2-4 कुत्ते को घूमते हुए देख ही रहा था अभी, उनमें से कोई अगर काट ले तो क्या करेंगे आप? अभी स्टेप बाय स्टेप सबूतों के साथ, जिससे आपका बचाव और अच्छी तरह से हो जाएगा। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इमीडिएटली वॉशिंग द वुंड विद वाटर। फटाफट जितनी जल्दी उसे पानी से धो अच्छी तरह से। पानी से जब धोते हैं तो वायरल लोड जो इन्फेक्शन वो अपने आप ही कम हो जाता है, वो धुल जाता है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, और ये सारा आज से 4000 साल पहले भी लिखा गया था, और जिसे मॉडर्न साइंस बोलते हैं उसमें भी लिखा गया है। फिर डेली वॉश बाय नीम डिकॉक्शन। नीम डिकॉक्शन क्या है? नीम के पत्ते का रस भी नहीं, नीम के पत्ते को लिया, उसको आपने पानी में उबाला, उबालने के बाद उसका डिकॉक्शन बनेगा। आप एक बार इसको ले आए ताकि आपको एक बार समझा दें, क्योंकि जब हम डर जाते हैं ना तो हमारी होश उड़ जाते हैं फिर, इसलिए उसको अच्छे से देखिए, इसको समझिए। और उसके बाद अगर वो ज़्यादा खून वगैरह निकल रहा है तो नीम का लेप एंड पेस्ट एप्लीकेशन ऑन द वुंड, वो सब लगाया जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख दो, फटाफट लेके आओ, यहाँ रख दो, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टेप 1, इमेजिन कीजिए आपके कुत्ते ने पैर में काट लिया। पहला स्टेप क्या करेंगे? वॉश कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? नीम डिकॉक्शन। थोड़ा आप बता दो।
नीम डिकॉक्शन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पानी करीबन 2 लीटर और नीम के पत्ते। नीम के पत्तों की जो क्वांटिटी है वो करीबन 30 से 40 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन इतनी क्वांटिटी होती है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा और यही पानी आपको वहाँ पे अप्लाई करना है वूंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो वार्म हो तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात कर रहे हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट जहाँ पे घाव है वहाँ पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगा के जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की जरूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं। और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी, तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा। जैसे कि ये आपको वूंड में अप्लाई करना है। ये देखिए स्टेप 2 क्लियर हो गया ना ये, और ये रोज करना, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाएँ, 10-10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, पहले से ही दर्ज है, वो मैं एविडेंस से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि की मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 times a डे फॉर 7 days। पहला दिन का पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा है कि पहला बात से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन कर ही लो, टू बी ऑन ए सेफर साइड, है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ाई है। नीम के पत्ते का पाउडर, 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी तो कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार अगले 7 दिन के लिए, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ठीक है ना। तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे 1 पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूँगा, लंच में भी चबा लूँगा, डिनर में भी चबा लूँगा। पाउडर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो सुश्रुत में लिखा है तिलकल्क, तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिलकल के लिए आप लोग को 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क, अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिलक बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। और गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब।
और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। हम देख सकते हैं कि इसकी बूंद है वो निकल रहा है करीबन 1 बूंद। 1 बूंद के करीब तो निकल ही गया है, एक और बूंद निकाले देते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है, कोई ट्राई करना चाहेगा अभी? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे तभी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। ये बन गया। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आइए आइए, लीजिए ये लीजिए, बताइए सबको कैसा लग रहा है। और कोई ट्राई करना चाहता है? आइए आइए, चटनी जब बनी गई है कैसा लगा ये बताया नहीं आपने? बहुत टेस्टी। तो इसको ले जाओ। तो यहाँ पे आपने देखा स्टेप 4 में कि क्या आपको करना है, इसकी दवाई कैसे बनानी है, इसके रेफरेंस में आपको देने वाला हूँ। और स्टेप 5 वाटर फास्टिंग, मतलब 3 दिन के लिए खाना पीना बंद, सिर्फ पानी पी के रहना है। और उसके बाद 4 से 7 दिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहना है। जैसे DIP डाइट माइनस प्लेट 2 हम बोलते हैं, रॉ DIP डाइट जिसे बोलते हैं। CIM के स्टूडेंट्स सारे एविडेंसेस जानते हैं इसके। और ये है स्टेप 5, यानी कि ये 7 डेज का प्रोटोकॉल है। ये 7 डेज का प्रोटोकॉल अगर करेंगे तो ये इतिहास में देखा गया, वो एविडेंसेस भी हम शेयर करते हैं। वो एविडेंसेस, स्टेप 1 जो वॉशिंग है, राइट, धोना चाहिए इमीडिएटली। ये आप देखिए पहला पेपर जो है 1485 का है और 1578 का पेपर है, 1834 का पेपर है, या और आखिरी पेपर 2020 का भी है। यानी कि एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली ये तो क्लियर है कि धोना इमीडिएटली चाहिए, राइट। तो पहला स्टेप तो ये आपके सामने है। और नीम के पानी से धोना चाहिए। उसका जो हमारे नीम थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि आप मेरी किताब ग्रीन गोल्ड पढ़ेंगे तो उसमें हज़ारों आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो आपने सीखा है। स्टेप 2 लोकल एप्लीकेशन, नीम का लेप बनाना है और लेप लगाना है जहाँ पे जख्म हुआ है। तो उसके रेफरेंसेस भी इस किताब के अंदर आप ढेर सारे देख सकते हैं। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट यानी कि सोना बाथ 10 मिनट, दिन में कितनी बार? 3 बार। कितने दिन तक? 7 दिन तक, ठीक है ना। इसके रेफरेंसेस आपकी आंखों के सामने हैं। ये बात पहली बार 1866 में ये डिस्कवर की गई थी कि अगर कोई पेशेंट एडवांस स्टेज में भी है जिसको पूरे सिम्टम आ भी गए हैं तो भी ये हीट ट्रीटमेंट बड़ी तेजी से काम करता है। और इसमें आप ये टेक्स्ट मैंने एज इट इज वहां से उठाया है। A single vapor bath is sufficient to prevent hydrophobia by eliminating the virus. Nevertheless, for the sake of greater security, I caused 7 to be taken in as many days at a temperature of from 42 degree to 48 degree. ये हूबहू इंडियन मेडिकल गैजेट अक्टूबर 1866, लैंसेट में भी सिमल्टेनियसली उसी वक्त आया था। 1866 में ही लैंसेट में भी आया था। लैंसेट दुनिया का नंबर 1 जर्नल माना जाता है। और वो जर्नल के लंदन ऑब्जर्वर में भी सेम चीज़ आई हुई है। उसके आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं। और इसे टर्किश बात बोलते हैं, कुछ लोग उसे वेपर बात बोलते हैं, कुछ लोग उसे स्टीम सोना बोलते हैं, राइट। तो इसके कई सारे नाम हैं सब सेम ही। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 1888 आप देख रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे सुश्रुत संहिता में लिखी है, चरक में लिखा है, हिपोक्रेटिक टेक्स्ट में है। तो ये सारे कंसिस्टेंटली सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। किसी भी तरह का वायरस अटैक अगर हो, नॉट जस्ट रेबीज़, अगर आप स्टीम बाथ कर लेते हैं अच्छी तरह से दिन में 3 बार तो वायरस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ द एविडेंस, राइट। तो अब चौथा एविडेंस जो स्टेप है ओरल मेडिकेशन, नीम लीव का सेवन और तिल का चटनी। तो ये जो एविडेंस है उसके लिए ये सारे रिसर्च पेपर आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और 5वां स्टेप
कि वाटर फास्टिंग फॉर 3 days फॉलोड बाय दैट 4 से 7 दिन तक आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल फास्टिंग, इसके भी एविडेंसेस आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो अभी तक पिछले 4000 सालों के सारे एविडेंस को मिला के एक ऐसा ट्रीटमेंट जो सेफ हो और इफेक्टिव हो, वो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए और हमारे ठीक होने के चांसेस बढ़ा दे, तो वो ये 7 days एंटी रेबीज प्रोटोकॉल आपकी आंखों के सामने है। अब इसको कंक्लूड करते हैं, अगर अब कुत्ता काटेगा तो क्या करना है? द बेस्ट तो है कि 7 days एंटी रेबीज प्रोटोकॉल कर ही लीजिए, और उससे कम इफेक्टिव सिर्फ धो तो लीजिए कम से कम, उससे भी कम इफेक्टिव कुछ मत कीजिए, लेकिन वैक्सीन मत लगाइए, राइट? कुछ नहीं करना भी बेटर है, कुछ नहीं करना भी इलाज है यहाँ पे, कि आप उसको छेड़ नहीं रहे हैं वैक्सीन लगा के, राइट? तो यानी कि वैक्सीन इज अ मॉडर्न सुपरस्टिशन।